हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए 9th क्लास की बायो लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर हमारा 7 जो चल रहा है, जीवों में विविधता। और उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें, एक जगत प्रोटिस्टा, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं जगत कवक यानी कि फंजाई को। इससे पहले हमने जो मोनेरा किंगडम पढ़ा था, जगत मीन्स किंगडम, मोनेरा किंगडम पढ़ा था, उसी के नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा कवक। और फिर दो और पढ़ेंगे, प्लांटी और एनिमेलिया, जो कि नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो आ जाइए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड वाले की, जो है प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, क्या है किंगडम प्रोटिस्टा में? तो थोड़ा सा आप इसको मोनेरा और ये जितने भी किंगडम हम पढ़ने वाले हैं, इनमें आप अंतर रखते हुए याद करेंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। मोनेरा में हमने पढ़ा था कि वो एक कोशिकीय थे और प्रोकैरियोटिक थे। इनमें कुछ अलग है, इसलिए इनको अलग रखा है। तो ये इन्हीं दो बातों में अलग है कि ये एक कोशिकीय तो है ही, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यूनिसेल्युलर तो है ही ये, लेकिन ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, जबकि मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली, एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रकीय यानी कि यूकैरियोटिक है। ये बात हम कर चुके हैं कि ये यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है। मतलब क्या है कि इनकी कोशिका में जो गुणसूत्र है वो अच्छे से केंद्रक कला में कवर्ड है। ठीक है, इधर उधर भाग नहीं रहे। इस जगत के अधिकांश सदस्य जलीय, कुछ स्थलीय तथा कुछ नम स्थानों पर पाए जाते हैं। मैक्सिमम तो कैसे हैं? जलीय है, एक्वेटिक ही मिलेंगे आपको, है ना, पानी में रहने वाले। कुछ स्थलीय है, स्थल पे भी रहते हैं, और कुछ नम स्थानों मतलब मॉइस्चर जहाँ पे रहता है, ऐसी जगह है जहाँ पे ना ज़्यादा धूप आती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा बारिश, मतलब मॉइस्चर जैसा रहता है, ठंडापन रहता है जहाँ पे, वहाँ पे। अधिकांश सदस्य स्वपोषी होते हैं एवं कुछ सदस्य परपोषी भी हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है भाई, मोनेरा में भी हमने पढ़ा था कि कुछ तो स्वपोषी थे जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और कुछ परपोषी थे। यहाँ पे भी कुछ स्वपोषी है, लेकिन यहाँ पे जो स्वपोषी है वो जनरली प्रकाश संश्लेषण द्वारा करेंगे। ठीक है, वहां पे मोनेरा में क्या था कि स्वपोषी थे, वो दोनों तरीके से कर रहे थे, प्रकाश संश्लेषण से भी भोजन बना रहे थे या फिर रासायनिक पोषी भी थे। यहाँ पे जितने भी स्वपोषी आपको मिलेंगे वो सब प्रकाश संश्लेषी होंगे। ठीक है, मतलब इनमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। और कुछ परपोषी भी है, मतलब दूसरों को खा के दूसरों से भी अपना खाना लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, स्वपोषी में जितने भी आते हैं वो फाइटोप्लैंक्टोन्स होते हैं, अभी नाम आएगा आगे। और जो दूसरों से खाना बनाते हैं उसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ये बहुत सारे जीव हैं जो परपोषी होते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्लास 9 के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। चाहे तो बस एक दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोले हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, इस जगत के कुछ सदस्यों में चलन अंग यानी कि चलने फिरने के लिए, जहाँ पे भी ये रह रहे हैं भाई, पानी में रह रहे हैं तो पानी में चलने के लिए भी इनके पास क्या होंगे? कशाप, तैरने के लिए, चलते तो क्या, तैरने के लिए। वहां पे भी हमने मोनेरा में देखा था कि फ्लैजिला होते हैं और पिलाई भी होते हैं और सीलिया भी होते हैं। यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं कशाप मतलब फ्लैजिला, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। कशाप मतलब फ्लैजिला, पक्षमाप मतलब सीलिया, ठीक है, कूटपाद मतलब सूडोपोडिया, ये अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं अभी बताऊंगी मैं आपको। हैं जो प्रचलन, प्रचलन का मतलब वही चलने में तथा पोषण में सहायक होते। कूटपाद क्या है ये देख लीजिए। देखो, कशाप तो मैंने आपको बताया था कि लंबे ऐसे बाल जैसी संरचनाएं होती है, उसको हम कशाप बोलते हैं, चाबुक जैसी। चाबुक देखा है पुरानी फिल्मों में, है ना, वैसी संरचनाएं होती है, उसको फ्लैजिला कहते हैं। अगर ये छोटी होती है तो उसको हम पक्षपाद कह देते हैं। बात करते हैं सूडोपोडिया की। सूडोपोडिया क्या है? जैसे अमीबा है, अमीबा में क्या होता है? अमीबा का शरीर जो है वो अनियमित आकार का होता है, इस तरह का कुछ, और बीच में इसके न्यूक्लियस रहता है। क्योंकि ये एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा में सभी जीव कैसे हैं? एक कोशिकीय है, तो ये भी एक कोशिकीय है।
खाने पीने और एक जगह से जाने के लिए जिनके पास फ्लैजिला है वो तो तैर के चले जाएंगे, सीलिया वगैरह है, ये कैसे जाएगा? तो इसके पास ये आप जो संरचनाएं देख रहे हैं ये स्लाइम जैसा होता है, बच्चे खेलते हैं ना स्लाइम से, देखा है? वो इधर डालो तो उस शेप का हो जाता है, उधर डालो तो उस शेप का हो जाता है, वैसे ही है। आप उसको हिलाओगे तो वो ऐसे हिलता है, जेली टाइप, तो ये वैसा ही होता है। अब ये क्या करता है, जब इसको चलना होता है तो जैसे ये वाला इसका हिस्सा है, इसको ये बाहर निकालता है ऐसे और झुक जाता है। ठीक है, कैसे बाहर निकलता है येलो से बताती हूँ। जैसे मान लो इसको इधर जाना है तो ये इस हिस्से को बढ़ाएगा ऐसे, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, फिर उस हिस्से को बढ़ाएगा ऐसे। तो ये जो संरचनाएं बनती है इनको हम बोलते हैं कूडपाद। मतलब दिख तो ये ऐसे रहे हैं जैसे पैर हैं इसके, क्योंकि चलने के काम आ रहे हैं और खाना पकड़ने के भी आते हैं। ये ऐसे दोनों मिलके अगर कोई भी इसके आसपास छोटा सा सूक्ष्म जीव है तो ये उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, अंदर घुसा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके पैर जैसी संरचना है, लेकिन क्योंकि ये असली पैर नहीं है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कूडपाद, यानी कि झूठे पैर। इसीलिए इंग्लिश में इसको कह रहे हैं सूडोपोडिया। पोडिया का मतलब पाद और सूडो का मतलब झूठे। ठीक है, झूठे पाद होते हैं। खाना कैसे लेता है, खाना भी देखो ये ऐसे ही लेगा, बता ही देती हूं आपको। मान लो ये अमीबा है, यहाँ पे कोई खाने का पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये परपोषी टाइप का होता है। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल वोरोफिल कुछ नहीं है। मान लो कोई सूक्ष्म जीव मतलब इससे भी छोटा, ये तो खुद ही छोटा है, ज्यादा नहीं, आप इसको माइक्रोस्कोप में ही देख पाओगे, ऐसे नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो जैसे इसके पास खाना आता है तो ये क्या करता है, अपने सूडोपोडिया ऐसे बढ़ाता है ऐसे, और इसको अंदर ले लेता है। ये सूडोपोडिया बढ़ के इसको अंदर ले लेंगे खाने को, और फिर खाना अंदर आ जाएगा ऐसे, इस तरह से खाना खाता है ये। इस जगत में कुछ सदस्यों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सब में नहीं मिलेगी लेकिन मैक्सिमम में मिल जाएगी सेल वॉल। ठीक है, और जनरली सेल वॉल आपको या तो सिलिका की मिलेगी या फिर आपको सेल्यूलोज की भी मिल सकती है। ठीक है, कुछ में नहीं भी होती है, जैसे पैरामीशियम है, इनमें नहीं होती, इनमें पेलिकल होता है। ये पढ़ेंगे आप, ये फिर से 9th क्लास आपको ये पूरा किंगडम जो है 11th में जाकर पढ़ना है। अगर आपने बायो ली, फ्यूचर में कभी आपकी बायो से प्रेम बढ़ गया और आपने बायो ले ली तो ये सारा आपको फिर से पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। अभी तो हम सिर्फ 9th क्लास के हिसाब से शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो मैंने अभी नाम दिया था, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, कुछ में अनुपस्थित होती है, मतलब यही कोशिका झिल्ली किसी में उपस्थित होती है जैसे फाइटोप्लैंक्टन में तो है, कुछ में अनुपस्थित होती है जैसे जूप्लैंक्टन। ये क्या होते हैं मैं अभी आपको इसका फोटोग्राफ बताऊंगी। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये किसके उदाहरण हो गए, ये प्रोटिस्टा के उदाहरण हो गए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जो आपको याद रहे वो इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये है हमारे भाई साहब अमीबा जो मैंने अभी बनाए थे। आपको दिख रहा है कुछ अजीब सा शेप है, और ये इसके क्या है, यही तो है इसके कूडपाद, ऐसे पैर जैसी संरचना निकालता है ये अपने में से, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ये अमीबा है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये दिख रहे हैं आपको, ये सी के अंदर रहते हैं, मतलब समुद्र के अंदर रहते हैं, और ये सब हमने माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। कुछ जरूर बड़े होते हैं जो जनरली आपको दिख जाएंगे, ये भी फाइटो, ये भी फाइटो, ये फाइटो, और ये आपको मछली जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा है और ये मछली नहीं है, ये फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, फाइटो और जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। और ये है पैरामीशियम। इसको देखो जरा पैरामीशियम को, पैरामीशियम के आपको यहाँ छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, यही क्या है, इसके सीलिया है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला थोड़ा बड़ा होता है। फ्लैजिला आपको यूग्लिना में मिलेगा, यूग्लिना भी पैरामीशियम जैसा ही दिखता है, बस उसके लंबा सा एक फ्लैजिला निकला हुआ रहता है, थोड़ा बहुत सेम है। ठीक है, ये पैरामीशियम है, इसको स्लीपर एनिमल्क्यूल भी कहते हैं, मतलब चप्पल कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये चप्पल जैसा शेप का, और ये बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। अमीबा भी बहुत छोटा है, पैरामीशियम भी बहुत छोटे हैं, ये सब माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं।
ठीक है, ऐसे नहीं दिखते, आपके सामने हो पानी में तो भी आपको नहीं दिखेंगे। एक चीज जो मैं आपको बताती हूँ फाइटोप्लैंक्टन की, कि आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये है जैसे, ये वाला है जैसे, है ना, आपको इनका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है बताऊं आपको, यहाँ पे बताती हूँ। ये ऐसे होते हैं, साबुनदानी देखी है आपने, वैसी एक ऊपर ऐसा कवर होता है और एक नीचे ऐसा कवर होता है और बीच में इनका न्यूक्लियस होता है, ये है वो फाइटोप्लैंक्टन। वैसे इनको हम क्या बोलते हैं, डायटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे दिखते हैं, क्या ही करें, ये एनिमल है, कहीं से आपको दिख रहा है ये एनिमल है, लेकिन ये है, सच्चाई है इसमें। और ये साबुनदानी जैसे दिखते हैं, इसको सोप केस भी बोलते हैं क्योंकि ये साबुनदानी जैसे दिखते हैं, है ना, या फिर ऐसे भी दिखते हैं ये, जैसा कि आपको वहां पे दिख रहा था। ये सब एनिमल्स है। बात करते हैं जगत कवक यानी कि फंजाई की। किंगडम हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता है ना, 5 किंगडम पढ़ रहे हैं। तो फंजाई, अब फंजाई प्रोटिस्टा से थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। क्या डिफरेंट है, एक तो ये मल्टी सेल्यूलर हो गए हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर थे, ये मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुकोशिकीय हो गए हैं, प्लस ये सारे के सारे परपोषी हैं और उसमें भी मैक्सिमम मृतोपजीवी यानी कि मरी हुई चीजों को खाने वाले। आपकी ब्रेड वगैरह पे आपने देखा हो कि फंगस आ जाती है, अचार पे, ब्रेड पे, रोटी पे, ये उसी फंगस की बात कर रहे हैं। और तो और जो आजकल बड़ा फेमस है मशरूम, वो भी क्या है, एक प्रकार का फंगस है, आप खाते हैं उसको, है ना। लेकिन मशरूम की सारी प्रजातियां नहीं खाई जाती, ये मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं घर के बाहर आपके मशरूम उगा हुआ है, आप उठाओ आज सब्जी बाहर खाएंगे, पॉइजनस भी होते हैं, सब नहीं खाते मशरूम, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कौन से पॉइजनस नहीं है, कौन से पॉइजनस है। जैसे एक मशरूम है अमेंशिया, बहुत पॉइजनस होता है, इतना कि आप जबान पे रख के दांत नहीं लगाओगे उससे पहले आप ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सोच समझ के, जो बाजार में मिलते हैं वो तो जनरली खाने लायक ही होते हैं, तभी उनको बेचा जाता है। यह पर्णहरित विहीन मतलब क्या हो गया भाई, बात यही हुई ना कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये परपोषी है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण तो करते नहीं है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो इनमें क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। पर्णहरित को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल रहित होते हैं और ब्लैक व्हाइट से होते हैं। आपने देखी है फंगस ब्रेड वगैरह पे, या तो व्हाइट होती है या ब्लैक। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। इस जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं। भाई प्रोटिस्टा से ही यूकैरियोटिक चालू हुआ है, अब जो भी आएंगे ना वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक किसमें है, सिर्फ मोनेरा के अंतर्गत है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब थोड़े थोड़े वेरिएशंस होंगे लेकिन सब प्रोकैरियोटिक नहीं रहेंगे, यूकैरियोट रहेंगे सारे एनिमल जो आगे आने वाले हैं। अब विषमपोषी है, ये बात हम कर चुके हैं कि दूसरों से अपना खाना लेते हैं। बहुकोशिकीय है मतलब मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारी सेल्स है इनके पास। इससे पहले प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर था और मोनेरा भी यूनिसेल्यूलर था। ईस्ट जो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो। ईस्ट आपने कभी नाम सुना है या नहीं पता नहीं। जितनी भी बेकरी होती है, केक फुलाना, खमण फुलाना, है ना, यहाँ पे उसको फुलाने के लिए ईस्ट डाला जाता है। अगर आपको थोड़ा सा कुकिंग का शौक है तो आपने कोई रेसिपी वगैरह देखी हो, वो बोलता है ड्राई ईस्ट डालेंगे इसमें। वो ड्राई ईस्ट क्या है, एक कवक है। आधे लोग ईस्ट को बैक्टीरिया भी समझते हैं, है ना, जब हमें पता नहीं होता। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि वो एक फंजाई है, बैक्टीरिया नहीं है। क्या करता है ये जिसमें भी आप डालते हैं, दही में भी होता है ईस्ट, है ना, दही के अंदर भी होता है। तो ये ईस्ट क्या करता है, ये उसमें रह के रेस्पिरेशन यानी श्वसन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये जहाँ पे भी आपने डाली है खमण में या केक में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करती है। गैस है, क्योंकि गैस तो बाहर निकलेगी, है ना। तो गैस बाहर निकलती है, गैस जहां जहां से बाहर निकलती है वहां बबल बन जाते हैं गैस के, ठीक है, बबल बन जाते हैं। इसीलिए आपका जो केक है वो स्पॉन्जी हो जाता है, खमण है वो स्पॉन्जी हो जाता है। और इसीलिए हम दही भी मिलाते हैं कई चीज़ों में। जब हमें ड्राई ईस्ट नहीं मिलता तो हम दही मिला देते हैं, क्योंकि दही में भी क्या होता है, ईस्ट होता है। और ये क्या है, एक कवक है। लेकिन कैसा कवक है ये, एक कोशिकीय कवक है। इसको हाईलाइट कर ले जरा।
कि सारे कवक बहुकोशिकीय हैं, जितने भी कवक हैं वो सब बहुकोशिकीय हैं, लेकिन ईस्ट अकेला एक कोशिकीय है। मतलब ये सिर्फ ऐसा है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय नहीं है। ऐसा ही स्ट्रक्चर भी होता है ईस्ट का। इनका शरीर तंतुमय होता है, ठीक है। कैसा होता है? फिलामेंटस। तंतु का मतलब धागे के समान, कुछ ऐसा, ऐसे फिलामेंट होते हैं इसमें। ये एक एक जो डब्बा बना रही हूं मैं, ये एक एक कोशिका है, ठीक है, ऐसे। और फिर ये फिलामेंट एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, और क्या बना लेंगे? जाल बना लेंगे एक, जैसे मछली का जाला होता है ना, वैसे ऐसे जाल बना लेते हैं। इसको बोलते हैं कवक जाल। क्या कहते हैं इसको? कवक जाल। देखो कुछ चीजें तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जो यहाँ लिखी है वो तो आपकी बुक के हिसाब से लिखी है। अब ये चीजें मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा, आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आपके काम ही आएगा भविष्य में, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। कवक जाल बनाते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, कवक जाल बनाते हैं, ऐसा जाल बना लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो अचार पे फफूंद होती है, वो जाल जैसी होती है। उसका एक एक धागे के बारे में सोचो, सफेद कलर का एक एक थ्रेड, उसको बोलते हैं तंतु। और वो ऐसे मिलकर हमें पूरा ऐसे वाइट सा जाल दिखता है। तो ये कैसी होती है? तंतुमय, यानी कि धागे के समान होती है, फिलामेंटस होती है। इनके कवक तंतु जाल को कवक जाल कहते हैं, ठीक है। ये जाल मैंने बनाया माइसीलियम। आगे बात करते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ स्टार मार्क लगा दें, प्रोटिस्टा में अभी हम बात करके आए हैं कि कोशिका भित्ति या तो होती नहीं है, होती है तो सिलिका की होती है। यहाँ पे कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड को भूल भी जाओ भले, हालांकि पॉलीसैकेराइड तो सभी कोशिकाओं भित्तियों में होता है ना। हमारी जो हम मनुष्य है और दूसरे एनिमल्स हैं, उनकी भी कोशिका भित्ति में पॉलीसैकेराइड्स होता ही है, लेकिन स्पेशल चीज क्या है इसमें? काइटिन, ठीक है। प्लांट की सेल्यूलोज की बनी होती है, अभी प्लांट भी आएंगे। सबका आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, ये हम शुरू में ही कह के आए हैं कि इनके कोई भी क्या नहीं है? पिगमेंट नहीं है, यानी प्लास्टिड नहीं है। अब आप बोलेंगे प्लास्टिड क्या है? तो याद करो वो पहले वाले चैप्टर्स, जब हमने बात की थी कि प्लास्टिड एक ऑर्गन होते हैं सेल के अंदर, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्टिक, याद आ रहा है कुछ पुरानी क्लासेस? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद आ रहे हैं क्या? क्रोमोप्लास्ट नहीं? तो फिर जाओ वापस क्लास देख के आओ। चलो, तो प्लास्टिड होते हैं, और इन्हीं प्लास्टिड में अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई प्लास्टिड नहीं होता है। नेक्स्ट है कवक परपोषी। परपोषी का मतलब वही हेट्रोट्रोपस, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, किसी दूसरों से अपना खाना लेते हैं। यह अपना पोषण मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। कैसे करते हैं समझो इस बात को, कैसे अवशोषित करते हैं। मान लो ये आपकी कोई ब्रेड है, सूखी हुई, कैसी भी ब्रेड है, गीली सूखी जैसी भी है। अब ये क्या करते हैं? इस पे कवक लग जाएगी। जब ये सड़ने लग जाएगी, खराब हो जाएगी, तो इस पे क्या लग जाएगी? कवक। ये मान लो कवक के माइसीलियम आ गए यहाँ पे, जाले। ये जाले क्या करते हैं? कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये एंजाइम कहाँ जाएंगे? ब्रेड पर। और ब्रेड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो भी कुछ ब्रेड के अंदर है, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करके क्या बना देंगे? कार्बनिक पदार्थ बना देंगे, है ना। पचा लेंगे प्रोटीन, वसा, उसको ही हम बोल सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ बना देंगे। फिर इनको क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे, मतलब अब्जॉर्ब कर लेंगे, उन सबको अपने अंदर ले लेंगे। तो इनको कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये तो सड़े हुए पे चले जाते हैं, वहां से सब कुछ अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अतः इन्हें मृत जीवी यानी सेप्रोबायोटिक या स्पोरोफाइट भी कहते हैं भाई इसको। सेप्रोबायोटिक आपको याद नहीं रहे तो आप सेप्रोफाइट भी लिख सकते हो। मृत जीवी होते हैं, मतलब मरी हुई चीजों पर ज्यादातर या सड़ी हुई चीजों पर आपको मिलेंगे। जो कवक सजीव पौधों या जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं।
क्या कहा जाता है। देखो दो चीजें होती है, आज एक बात फिर से आप समझ लो। एक होता है परपोषी, जिसको यहाँ पे लिखा है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक कई प्रकार के हो सकते हैं, या तो आप किसी से अपना भोजन ले रहे हैं, या आप पूरे के पूरे एनिमल को खा के भोजन ले रहे हैं, या आप किसी पौधे को खाकर भोजन ले रहे हैं। ये सभी परपोषी में ही आते हैं, जिसको हम विषमपोषी भी कहते हैं। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में बात करके आए कि स्वपोषी विषमपोषी। अब विषमपोषी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परजीवी, मतलब ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर रहते हैं। एक होता है परजीवी, ठीक है, जो यहां पे लिखा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं, जो भी एनिमल है, प्लांट है, कोई भी है, उस पे रह के उससे सारा खाना अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ये कर रहा है, ब्रेड पर रह रहा है। ब्रेड क्या है, एक तरह से प्लांट से बने हुए आटे से ही तो बना हुआ है भाई, प्लांट का ही पार्ट है। ठीक है, उस पर रहेगा, उस पर रह के क्या कर रहा है भाई, उससे अवशोषित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो वर्ड है परजीवी, मतलब किसी जीव पे रहना। जैसे कि आपको दांत खाज खुजली होती है, वो किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। फंगस आपकी बॉडी पर आ जाती है, फिर वो आपकी बॉडी से सब कुछ अब्जॉर्ब करती है। तो किसी जीव पे रहना लेकिन किस पे, किसी जीव के अंदर रहना। दांत खुजली करवा देती है आपको, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फिर परजीवी। परपोषी में तो बहुत सारे टाइप आ गए, लेकिन परजीवी मतलब पैरासाइट, किसी दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट। जैसे कवक की अगर हम बात नहीं करें तो हमारे सर में जो जुएं होती है वो क्या होती है, वो पैरासाइट होती है हम पर, हमसे ही सब कुछ खून चूसती है। मच्छर क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, हमसे खून चूसते हैं। ठीक है, ऐसे मैं क्या हूँ, पैरासाइट, आपका खून चूसती हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये कुछ क्या होती है, इनमें कवक पैरासाइट भी होती है। जैसे कि मैंने कहा वो दांत खुजली जब आपको हो जाती है तो आप पे ये पैरासाइटिक टाइप की कवक जो है वो लग जाती है। अच्छे से नहाओगे धोओगे नहीं, या कोई किसी और भी रीजन से हो सकता है। फंजाई शैवाल के साथ लाइकेन के रूप में भी रहती है। ऐसे कवक सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। ये हमने मोनेरा में भी पढ़ा था कि सहजीवन क्या होता है। जब दो एनिमल या दो प्लांट या कोई भी, एक बैक्टीरिया हो, एक प्लांट हो, एक कवक हो, एक एनिमल हो, कुछ भी हो, तो जब साथ में रहते हैं और साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहजीवन। लेकिन ये ऐसे ही साथ साथ नहीं रहते। इनमें क्या होता है, एक दोनों दूसरे से वादा करते हैं कि मैं तुझे खाना दूंगा तो तू मुझे रहने के लिए जगह दे। ऐसा ही कवक भी करती है। किसके साथ, शैवालों के साथ। शैवाल क्या है, शैवाल जब अब आप प्लांट पढ़ेंगे, प्लांटी का किंगडम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आएंगे। एल्गी जिसको हम कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। ठीक है, तो शैवाल क्या करते हैं, शैवाल में फिर से हम इस बात को लिखेंगे तो अभी समझ लो। मान लो ये शैवाल है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो ये अपना खाना किससे बनाता है, सनलाइट से ये खाना बना लेता है। और इसकी यहाँ पे राइजोम्स होते हैं। वैसे तो ये जड़े नहीं है, इसको जड़े मत समझना, जड़े नहीं बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जड़े जैसे होते हैं, जड़े हुए हैं नहीं, ये ऐसे जमीन पे लगे हुए रहते हैं। अब फंजाई क्या करती है, फंजाई तो अपना खाना खुद कभी बनाती नहीं, उसे तो दूसरों से खाना चाहिए। तो वो क्या होती है, इसके साथ मिल जाती है, एल्गी के साथ, अपने जाल को ऐसे फैला लेती है, इसके ऊपर ऐसा जाल बना लेती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, शैवाल तो इसको खाना देता है बना बना के कि थोड़ा मैं खाता हूँ थोड़ा तू खा। बदले में ये फंजाई से क्या करता है, फंजाई तो खाना दे नहीं सकती, वो तो बनाती नहीं है। वो बदले में क्या करती है, क्योंकि फंजाई की मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बताया कि ये अपने एंजाइम सामने वाले पे सिक्रीट करके वहां पे सब कुछ डाइजेस्ट कर देती है। तो जहां पे ये रहती है सॉइल के अंदर, शैवाल पानी में भी रहते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं, तो जहाँ पे भी ये रहते हैं वहाँ पे ये फंजाई क्या करती है, मिट्टी के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है ना, फॉस्फेट और जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनको एंजाइम डाल डाल के गला के मिट्टी के अंदर मिक्स कर देती है, ताकि शैवाल उसको आसानी से क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। ऐसा ही हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, कहाँ पे, प्लांट और साइनोबैक्टीरिया में, वहाँ पे भी सहजीवन बताया था हमने। ठीक है, वैसा ही ये दोनों भी करते हैं।
मोनेरा में जब हमने पढ़ा था कि जो साइनोबैक्टीरिया, नोस्टा, कैनाबिना, ये प्लांट के साथ रहकर नाइट्रोजन देने का काम करते हैं, ऐसा फंजाई क्या करती है, कार्बनिक पदार्थ देने का काम करती है, अवशोषित करती है, शैवाल को दे देती है। यह अपना भोजन ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संग्रहित करते हैं। आज तक आपने पढ़ा हो कि पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन ये तो पौधे नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपना खाना ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट ही है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर है, वैसे ही ग्लाइकोजन भी है। अब ये स्टोर करने का क्या मतलब है, स्टोर करने का ये मतलब है कि हमेशा हम जो एनर्जी लेते हैं, हम तो दिन भर क्या भाई, हम मतलब ये तो जहाँ पे भी है अगले को सड़ा के अवशोषित करते जाते हैं, लेकिन इतना सब कुछ जो ये खाते हैं या अवशोषित करते हैं इनके काम नहीं आता। तो ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने आप में स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, कि जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर इस ऊर्जा को हम यूज करेंगे। तो वो जो खाना है उसको किस रूप में स्टोर करते हैं, ये ग्लाइकोजन। हम भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। मनुष्य होते हैं ना, वो भी अपना खाना जो है वो ग्लाइकोजन, मतलब आप जो खाना खाते हैं वो सारा काम में नहीं आता, तो वो किसके रूप में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन। तो इनमें और हमारे में स्टोरेज सेम सा है, ठीक है। प्लांट स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ये देखो, ये है कौन, मशरूम के कवक के जाल, ये दिख रहे हैं आपको, ये सब माइक्रोस्कोप में देखे हुए हैं, जाला सा आपको दिख रहा है, ठीक है। साथ में इधर देखो, ये है मशरूम जो हम आजकल खाने में काम में लेते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने आपसे कहा कुछ मशरूम तो बहुत महंगे भी होते हैं, 30,000 50,000 रुपए किलो भी मिलते हैं, इतने महंगे मशरूम भी होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 96 पे, वही ब्लू बॉक्स में, जो व्हाइट बॉक्स में ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, उनकी 2-3 क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। पहला है, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है। मापदंड का मतलब क्या आपने क्राइटेरिया बना रखा है कि आप किस हिसाब से, या हम जो वर्ड पढ़ कर आए हैं आधार, कि किस आधार पर आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा को अलग अलग किया है। तो जो अंतर मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखना है। क्या अंतर बताया मैंने आपको, कि मोनेरा एक कोशिकीय थे और प्रोकैरियोटिक थे, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय तो है लेकिन यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर आपको पता है कि प्रोकैरियोट में केंद्रक कला नहीं होती, यूकैरियोट में केंद्रक कला होती है। बस यही चीज यहाँ लिखनी है, वही आधार बना के हमने दोनों को अलग कर रखा है। जिन जीवों में केंद्रक कला स्पष्ट नहीं होती, ठीक है, केंद्रक कला स्पष्ट नहीं होती, उन्हें मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा। जबकि जिनमें केंद्रक कला सुस्पष्ट होती है तथा गुणसूत्र केंद्रक कला के अंदर रहते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमने किस आधार पर इनको अलग किया है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोट जीवों को आप किस जगत में रखेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले मतलब अपना खाना सनलाइट से बनाने वाले, और कैसे, एक कोशिकीय भी होने चाहिए, और कैसे, यूकैरियोट भी होने चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आंसर प्रोटिस्टा है, लेकिन क्यों है ये सुनना। हमने बात की थी मोनेरा की, अभी तक हमने मोनेरा पढ़ा, हमने प्रोटिस्टा पढ़ा और हमने कवक पढ़ा है अभी तक। ठीक है, मोनेरा में हमने बोला एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है, और ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय है। ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और
विषम पोषी भी है, दोनों प्रकार के। तो मैं यहाँ दोनों लिख दूं, मतलब प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे थे और विषम पोषी भी। ये भी दोनों कर रहे थे, कुछ प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं और कुछ विषम पोषी भी है, जैसे अमीबा वगैरह तो दूसरों से खाना लेते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन सनलाइट से लेते हैं। ये क्या है, ये तो भाई मृत जीवी है, सीधे सीधे परपोषी है, इनमें तो स्वपोषण होता ही नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ एक और चीज क्या, ये प्रोकैरियोट है, मतलब इनकी जो गुणसूत्र है वो केंद्रक झिल्ली से ढके हुए नहीं है, ऐसे खुले हैं। ये यूकैरियोट है, और ये भी यूकैरियोट है। अब ये जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है, भाई प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर एक कोशिकीय होने चाहिए, तो ये भी एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है, इन दोनों में ही है, उसका तो खाता बंदी है क्योंकि वो तो बहुकोशिकीय है और मृत जीवी है। प्रकाश संश्लेषण तो उसमें है ही नहीं। लेकिन बात यहाँ पे अटकी है, ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक होना चाहिए, और यूकैरियोटिक तो कौन है, सिर्फ प्रोटिस्टा, ये तो प्रोकैरियोट है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, प्रोटिस्टा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसी पेज नंबर के है ये सारे क्वेश्चन, इसीलिए बार बार लिख दिया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम, यानी कि जो हमने हायरार्की सिस्टम पढ़ा था, है ना, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीव या जीवों को, और किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या वाले जीवों को रखा गया है। और मैंने जब ये आपको पढ़ाए थे तब मैंने बोला भी था कि इस बात को याद रखना कि सबसे समानता रखने वाले सबसे ज्यादा जीव किस में होंगे और समानता रखने वाले सबसे कम जीव किस में होंगे। तो मैंने आपसे बात की थी कि जब हम जगत से, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया भी था, वो हाथी घोड़े याद आ रहे हो आपको, तो जगत से जब हम जाति की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, समानताएं बढ़ती जाती हैं। क्या बढ़ती जाती है, समानता। समानताएं बढ़ती है, मतलब इनमें ज्यादा असमानताएं होंगी, फिर जैसे 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 आएंगे इसमें बहुत अधिक समानताएं होंगी। और इसको उल्टे फॉर्म में अगर कहना चाहो तो इधर कम समानता है, इधर ज्यादा समानता है। लेकिन जगत में तो सभी कुछ आते हैं, मैंने आपको बोला था, बैक्टीरिया, है ना, सारे एनिमल, सारे प्लांट, सब जगत में आते हैं। तो सबसे ज्यादा जीव आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसमें, क्योंकि इसमें तो सभी एक साथ है ना, घोड़े गधे सब बराबर हैं इसके लिए, तो प्लांट भी इसी में, एनिमल भी इसी में। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो हम प्लांट को अलग कर देते हैं, एनिमल को अलग कर देते हैं, जैसे हमने मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था। फिर शेर, चीते, बिल्ली को अलग कर देते हैं, कुत्तों को अलग कर देते हैं, मानवों को अलग कर देते हैं, है ना, इंसानों को अलग कर देते हैं। तो जाति जब बनाते हैं तो उनमें संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। संख्या क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो यही ये पूछ रहा है कि समानता, सबसे अधिक समानता अगर आपको पूछे, सबसे अधिक, तो आप देख रहे हो बढ़ रही है, मतलब सबसे अधिक समानता आपको किसमें मिलेगी, जाति में। और संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई एनिमल कम हो गए हैं, हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिए हैं, डिवाइड कर दिया है सबको। ठीक है, तो यही ये पूछ रहा है, समान लक्षण वाले सबसे कम जीव, समान लक्षण वाले, तो भाई समान लक्षण जो होंगे वो तो इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें समान लक्षण कम है, तो समान लक्षण वाले सबसे कम जीव किसमें मिलेंगे, जगत में। और समान लक्षण वाले सबसे ज्यादा जीव किसमें मिलेंगे, जाति में। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है। देखो ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, यहाँ पे बहुत सारे कम जीव हैं, लेकिन हमें ये समानता के आधार पर पूछ रहा है। यहाँ पे तो जितने भी जीव हैं उनमें कोई समानता ज़्यादा नहीं है ना, एक पेड़ है और एक एनिमल है, एक गधा है और एक गाय है। लेकिन जब हम जाति बना देते हैं तो एक जाति में तो एक जैसे एनिमल होते हैं, मनुष्य की जाति कहलाती है, गधों की जाति कहलाती है। तो भाई जाति में ज़्यादा समानताएं होंगी ना, क्योंकि सब मनुष्य हैं, सब गधे हैं, सब घोड़े हैं,
ठीक है, तो इनमें समानता अधिक होगी, लेकिन इनकी संख्या क्या हो जाएगी, समान संख्या वाले जीवों की बोल रहा है, समान लक्षण वाले सबसे ज्यादा जीव, तो समान लक्षण तो इसमें ही मिलेंगे, इसमें तो असमान मिलेंगे। इसलिए जगत में जीवों की संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन समान लक्षण वाले जीवों की संख्या कम है, ठीक है। और जाति में जीवों की संख्या जरूर कम है, लेकिन समान लक्षण वाले जीवों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, वहां पे मैंने आपको बहुत पहले समझाया था और आज फिर इसीलिए समझा रही हूं कि ये बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है प्लस क्वेश्चंस है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ।